नमस्कार साथियों। सो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो सीरीज है, ठीक है, मैंने डिसाइड किया है कि 1 आवर के अंदर जो है 4 वीडियोस में लाऊंगा। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का एक वीडियो जा चुका है और ये सेकंड वीडियोस है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। और मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहानी के रूप में, ठीक है, आप लोगों को फिनिश कर दूंगा। जैसे कि इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन विद इन 15 मिनट वी हैव कवर्ड द 8 टॉपिक्स, ठीक है। मतलब करीब करीब जो है 2 मिनट में एक टॉपिक। और उसका मकसद ये है कि एक तो आप लोग पढ़े हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नए स्टूडेंट हैं एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा, तो दोनों के लिए फायदा है। इसलिए उसको कहानी के रूप में आधुनिक भारत को 1905 से लेकर 1947 तक, ठीक है, यानी कि जो 28 टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर फिनिश करने का। और फर्स्ट पार्ट में आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिस्कस किया है पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग, कलकत्ता सेशन, सूरत स्प्लिट, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, होम रूल लीग एंड लखनऊ पैक्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। और अभी जो डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज ये टॉपिक, रौलत एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। कोशिश करेंगे 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक को खत्म कर दें, ठीक है, एक कहानी के रूप में, स्टोरी टेलिंग मेथड में, ठीक है। तो दरअसल देखो 1919 की कहानी है और ये शुरुआत होता है रौलत एक्ट से, ठीक है। रौलत एक्ट, जस्टिस रौलत ने ये एक्ट बनाया था, इसलिए उसको रौलत एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के आधार पर ना वकील, ना दलील, ना अपील, ना वकील, ना दलील, ना अपील, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के। आज के डेट में सुन के हैरान लग रहा है कि ऐसा एक्ट कैसे बनाया जा सकता है जिसके खिलाफ ना अपील कर सकते हो, ना दलील हो सकती है, ना कोई किसी के खिलाफ प्रूफ, बिना प्रूफ के, वो भी आपको कटघरे में, ठीक है। तो इसलिए महात्मा गांधी जी इस एक्ट को डिक्लेयर किए थे एज ए काला कानून, ब्लैक एक्ट के हिसाब से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और उसी की वजह से हुआ था सेम ईयर में 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर जिसको कहा जाता है। देखो जलियांवाला बाग जो है एक बाग है, यानी कि एक पार्क है जो कि अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में है। तो वहां पर जो है बैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है। और बैसाखी का, जाहिर सी बात है, बैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था तो बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग थे सेलिब्रेट करने, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने। और जब सब लोग इकट्ठे हुए थे, उससे पहले जो कहानी हुआ था रौलत एक्ट, रौलत एक्ट की वजह से देखो एक साथ सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, 4 आदमी से ज्यादा एक साथ दिख गए तो वो मार देते थे। किसी भी प्रकार का ब्रिटिशर के खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये सब नियम था। और ना वकील, ना दलील, ना अपील, किसी को भी बंदी बना सकते थे जो ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी कदम करेगा तो सस्पेक्ट के तौर पर डाल देते थे। तो जब बैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था जलियांवाला बाग में, तो वहां पर कुछ एक्टिव वॉलंटियर कह सकते हो, एक एक्टिव देश प्रेमी कह सकते हो, वो लोग एक इकट्ठे बात कर रहे थे कि ये जो रौलत एक्ट है उसमें 2 लीडर को बंदी बनाया गया था। एक है सैफुद्दीन खिचलू जो मुस्लिम के लीडर है, और एक है सत्यपाल जो हिंदू के लीडर है, ठीक है। कि दोनों को कैसे जो है बंदी से छुड़ाया जाएगा उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे, और क्या खिलाफ किए जाएंगे रौलत एक्ट के खिलाफ, ये डिस्कशन चल रहा था। और जैसे ही ये चीजें ब्रिटिशर को पता चला कि ये लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिशर के खिलाफ, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो हेड थे जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर, उसने बिना सोचे बिना समझे आके जो है चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, मतलब बहुत लोगों का डेथ हुआ था। इन रियलिटी में 1000 से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था, बट ब्रिटिशर्स रिपोर्ट बताए थे 379 के आसपास जो है उन्होंने रिपोर्ट बनाया था। बट इन रियलिटी 1000 से ज्यादा लोगों की वहां पर डेथ हुआ था। और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे उस इंसिडेंट में। तो ऐसा इनह्यूमन एक्टिविटी, बिना सोचे बिना समझे फायरिंग का ऑर्डर दे देना कहां तक जस्टिफाइड है, ठीक है। इसलिए उन्हीं के खिलाफ महात्मा गांधी इन द ईयर 1920 में उन्होंने शुरुआत कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है? नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर को सहयोग नहीं करना है हर मामले में,
ठीक है। उसमें जो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था बंगाल के विभाजन के खिलाफ 1905 में, उसका मकसद क्या था? स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल और विदेशी चीजों का बहिष्कार। तो यहां पर भी महात्मा गांधी ने वो चीजें की कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल और विदेशी चीजों का बहिष्कार। देखो, गोपाल कृष्ण गोखले जो है पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, और गोपाल कृष्ण गोखले वो चीजें जो है कन्फाइंड किए थे बंगालिज्म में। अब महात्मा गांधी उसको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बना दिए, सबको बता दे कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना है, विदेशी चीजों को खदेड़ना है, कि यही एक माध्यम है उनको खदेड़ने का। तो जितने भी टीचर्स, स्टूडेंट, स्टडिंग इन स्कूल एंड कॉलेज, दे बॉयकॉट। खाना पीना कपड़ा सब कुछ जो है ब्रिटिश सामान को परित्याग करके स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से क्या होगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ये एक तरफ से महात्मा गांधी चाहते थे ये इंसिडेंट को अहिंसा के हिसाब से, नॉन वायलेंस के हिसाब से। बट 5 फरवरी 1922 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसको कहा जाता है चोरी चोरा हत्याकांड, चोरी चोरा इंसिडेंट, जो कि यूपी में है चोरी चोरा। ठीक है। चोरी चोरा हत्याकांड में क्या हुआ था कि वहां के पुलिस मैन जो है बदतमीज कर रहे थे नॉर्मल पब्लिक के प्रति। तो नॉर्मल पब्लिक ने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया था और पुलिस लोगों को मार दिया था, पुलिसमैन को मार दिया था, ब्रिटिश पुलिसमैन को, जिसमें 22 ब्रिटिश पुलिसमैन वर किल्ड। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था ये एक तरफ से हिंसात्मक, तो एक तरफ से महात्मा गांधी पूरे नेशन को, ऑल ओवर इंडिया को जो है कमांड दे रहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अहिंसा के हिसाब से। बट ये जो इंसिडेंट हुआ था हिंसात्मक, दैट इज द रीजन गांधी जी स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हालांकि ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि इतने बड़े लेवल पे मूवमेंट चल रहा था, लाल गरम दल नरम दल सब लोग एक साथ आ चुके थे, गांधी जी को बंद नहीं करना चाहिए था। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि गांधी जी अगर बंद नहीं करते तो शायद भारत को आजादी 3-4 साल में, और 3-4 साल में 1925 के अंदर मिल जाता, क्योंकि जिस लेवल पे हिंदू मुस्लिम एक साथ होके बड़े लेवल पे आंदोलन चला था, अब तक के सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट में से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। ठीक है। इनफैक्ट पूरा इतिहास 1947 तक का सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन था। तो गांधी जी को बंद नहीं करना चाहिए था, बट उन्होंने कर दिया था। ठीक है। ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद देखो उसी टाइम के दौरान 20 से 22 तक, ठीक है, 1920 to 22 खिलाफत मूवमेंट, देखो दिस वाज बाय आईएनसी और खिलाफत मूवमेंट बाय मुस्लिम लीग। खिलाफत क्या है? खलीफा जो है धार्मिक गुरु है, रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुसलमान हैं उनके धार्मिक गुरु हैं, और वो हैं कहाँ पे? तुर्की में। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने खलीफा के ऊपर यानी कि तुर्की के ऊपर आक्रमण किया, जिसकी वजह से जो खलीफा थे, जो पोजीशन था उसका डेटोरिएट हो गया, डाउनफॉल हो गया, डिक्लाइन हो गया। ठीक है। यानी कि उनको मार दिए। ठीक है। तो ये केवल खाली तुर्की के खिलाफ नहीं है, पूरा समग्र वर्ल्ड के जितने मुसलमान थे, दे फील्ड इंसल्टेड, दे फील्ड ह्यूमिलेटेड बाय दिस इंसिडेंट। क्योंकि ब्रिटिशर अटैक करने के बाद का खलीफा पोजीशन डाउन हो गया ना, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ एजिटेशन किया। सेम केस टू द इंडियन मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम ने भी, जिसको अली ब्रदर कहा जाता है, शौकत अली एंड मोहम्मद अली ने ब्रिटिशर के खिलाफ जो आंदोलन शुरुआत किए थे उसको खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है। तो ये दोनों सेम टाइम में हुआ था, बाद में दोनों मिक्स हो गए थे और ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है। दिस वाज बाय मुस्लिम और दिस वाज बाय हिंदू। ठीक। उसके बाद देखो 1923 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, देन स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर और चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी का मकसद था ब्रिटिशर के साथ रह के, ब्रिटिशर के सिस्टम के साथ रह के अंदर से प्रेशर करेंगे कि भारत को किस तरह से डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। यानी कि एक तरफ से एक होता है ना सेल्फ गवर्नमेंट, एक होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंट, तो उसी के बीच में जो है डोमिनेंस स्टेटस, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम और सेल्फ गवर्नमेंट से ज्यादा, स्वराज से ज्यादा डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। ठीक है। तो यही उनका मकसद था, हालांकि उन्होंने कोशिश की थी। ठीक है। उसके बाद देखो साइमन कमीशन 1923 में, साइमन कमीशन जो है 1923 में, देखो साइमन जो है, जॉन साइमन, टोटल 7 मेंबर थे और उसके चेयरमैन जो है, चेयरमैन कौन था? जॉन साइमन थे। ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, जब मंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में, उसके जो कंडीशंस थे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। उस रिफॉर्म को चेंज करने के लिए एक नया कमीशन आया था जिसको कहा जाता है साइमन कमीशन। ठीक है।
और साइमन कमीशन में ये एक्सपेक्ट किया, और उस टाइम पे स्वराज पार्टी ने भी दबाव डाला था, ठीक है। बट ये कमीशन का जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है कि टोटल 7 के 7 मेंबर जो है ब्रिटिशर थे, इसलिए उसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, और इंडियंस मेंबर को शामिल ही नहीं किया गया था। तो कोई भी कमेटी अगर आ रहा है, नया कमेटी, उसमें इंडियन मेंबर तो होना चाहिए ना, इंडियन मेंबर को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए ये कमीशन वाज टोटली फेलियर। इंडियन ने उसको सपोर्ट, मतलब इंडियन ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। बॉयकॉट द साइमन कमीशन नारा लगाए थे, साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। तो साइमन कमीशन गठन हुआ था 27 में, बट भारत को आया था, ध्यान रखिएगा, 1928 में आया था, बट गठन हुआ था 27 में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का नारा लगा था। अब देखो 1928 में क्या हुआ था, नेहरू जी का रिपोर्ट, जिनको नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। यहां पर नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू। उनको बता दिया गया कि ये जो साइमन कमीशन जो है फेल्ड हो गया है, एक तरफ से भारत के लिए संविधान कह सकते हो ला रहे थे, ये फेल्ड हो गया था, तो आप लोग यानी कि हम लोग आईएनसी की तरफ से अपना रिपोर्ट बनाओ और उनके हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। तो रिपोर्ट का जिम्मेदारी दे दिया गया था मोतीलाल नेहरू को और तेज बहादुर सप्रू को, और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया था दैट इज नोन एज नेहरू रिपोर्ट। बट इस रिपोर्ट में भी था डोमिनियन स्टेटस, जिसको जिन्ना जी ने एक्सेप्ट नहीं किए थे, और बाद में जिन्ना जी अपने हिसाब से लाए थे 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना। वो अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिन्ना जी जो है 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना लाए थे, और नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी जो रिपोर्ट बना था उसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। आइए देखते हैं उस डेट को कैसे याद रखा जाए। इट्स वेरी सिंपल टू लर्न द ऑल द डेट्स हियर टुडे। देखो सिंपल है, 1919 में 2 इंसिडेंट हुए थे। एक है रौलत एक्ट, देखो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, पहले डेट देख लेते हैं। एक है रौलत एक्ट, एक है जलियांवाला बाग। 1920 से 22 में 2 डेट सिमिलर है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद देखो 1923, ठीक है, स्वराज पार्टी। तो यहां पर देख सकते हो 19, देन 20 से 22 हो गया, देन 22 के बाद 23 हो गया, एक है उसके बाद 27 है और 28 है। एक है साइमन कमीशन, एक है नेहरू रिपोर्ट। 1 मिनट में आपको समराइज कर रहा हूं। रौलत एक्ट, ना वकील, ना दलील, ना अपील, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। उसी के खिलाफ जो है जलियांवाला बाग डिस्कशन किए गए थे। रौलत एक्ट का कारनामा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड को जस्टिस देने के लिए महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन किए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसी टाइम पे मुस्लिम लीग ने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी, खलीफा को बैलेंस करने के लिए, है ना। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्लॉप होने की वजह से स्वराज पार्टी का गठन हुआ, और स्वराज पार्टी प्रेशर करने की वजह से साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन फेल होने की वजह से नेहरू जी को रिपोर्ट सौंपा गया, मतलब करने के लिए, रिपोर्ट मतलब बनाने के लिए बोला गया। दैट इज व्हाई नेहरू रिपोर्ट वाज स्टार्टेड। तो एक दूसरे से ये कनेक्शन है, ठीक है। तो उसका डेट है 19, 20, 22, 23, 27 एंड 28, ठीक है। अगले क्लास में, ठीक है, हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, लाहौर सेशन, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन। देन अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्स मिशन, INA, क्विट इंडिया मूवमेंट, देन CR प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, ठीक है। तो ये हम 4 वीडियो 15-15 मिनट के बना रहे हैं, जिसमें पूरा संपूर्ण इतिहास फ्रीडम स्ट्रगल को कहानी के रूप में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये सेकंड नंबर वीडियोस हैं। अब आएगा थर्ड नंबर वीडियोस, नेक्स्ट आएगा फोर्थ नंबर वीडियो, जिसमें 1905 से लेकर 1947 तक हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं लाता रहूंगा, बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।